वेलकम टू आलोक क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा चैप्टर चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें थर्मोडायनेमिक्स में एक पार्ट हमारा था थर्मोकेमिस्ट्री। तो ये थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट टॉपिक है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आज का लेक्चर लास्ट ही होगा। थर्मोकेमिस्ट्री का आप लास्ट कह सकते हैं, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में ही थर्मोकेमिस्ट्री आता है। ठीक, तो आज मतलब कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत अच्छे से। ठीक, अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि जब आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे तो आपको रिजल्ट में फ़ायदा मिलेगा। ठीक, नहीं तो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप कंटिन्यू पढ़ते जाइए। चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। क्या थर्मोकेमिस्ट्री का हमारा ये है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। आपने स्टैंडर्ड स्टेट बहुत पढ़ा होगा कि स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, तो आज मैं वही बताऊंगा। बस यहाँ पे आपको पढ़ना है, नोट करना। ठीक, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं आज। तो देखते हैं मैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में क्या लिखा हूँ। ठीक, तो देखिए इसमें क्या लिखा है। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन व्हेन द पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस आर इन द स्टैंडर्ड स्टेट। समझिए ना, जो रिएक्शन में सब्सटेंस जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, वो क्या होने चाहिए, अपने स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए। ठीक, स्टैंडर्ड स्टेट की कंडीशन सबकी अलग अलग होती है। जैसे कि ये देखिए, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर इज इट्स प्योर फॉर्म एट 1 बार। इसमें क्या होता है, कोई स्टैंडर्ड टेम्परेचर दिया होगा, मतलब कोई स्पेसिफाइड कोई टेम्परेचर दिया होगा, उसमें कोई सब्सटेंस जो होगा अपने प्योर फॉर्म में होगा और प्रेशर 1 बार होगा। ठीक, तो स्टैंडर्ड स्टेट में क्या होता है, प्रेशर 1 बार होता है और जो सब्सटेंस होगा किसी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट मतलब प्योर फॉर्म में होगा। ठीक, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, एग्जाम्पल क्या लिखा है। इथेनॉल एट 298 केल्विन इज प्योर लिक्विड इथेनॉल एट 1 बार। ठीक, तो यहाँ पे इथेनॉल का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, ये 298 केल्विन पे प्योर लिक्विड इथेनॉल है। इसका प्रेशर कितना है, 1 बार। तो यही सब दिया रहेगा इसके स्टैंडर्ड स्टेट में। ठीक, अब देखिए, स्टैंडर्ड कंडीशन आर डिनोटेड बाय एडिंग सबस्क्रिप्ट थीटा टू द सिंबल डेल्टा एच। ठीक, तो इसमें क्या है कि जैसे स्टैंडर्ड स्टेट कैसे डिनोट किया जाता है, तो जैसे आपने पढ़ा होगा डेल्टा जी नॉट, डेल्टा एच नॉट, डेल्टा ई नॉट। जहाँ पे ऐसे लिख जाए ऊपर ये नॉट का बन जाए सिंबल, तो आप उसको स्टैंडर्ड स्टेट मानिएगा, मतलब ये अपने स्टैंडर्ड स्टेट में है। ठीक, चलिए ठीक है। अब देखिए हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में क्या, हीट ऑफ फ्यूजन, डेल्टा एच फ्यूजन। अब लोग दिमाग लगाइए कि हीट ऑफ फ्यूजन होता क्या है। थोड़ा सोचिए कि फ्यूज कर रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे इसको आप अच्छे से देखिए, मैंने क्या लिखा है। द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू कन्वर्ट 1 मोल सॉलिड इंटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो इसमें क्या होता है कि हमको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट चाहिए जिसमें हम 1 मोल सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दें एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। समझ गए ना, बस आपको इसको बस देखना है, समझने वाला कुछ नहीं है। बस इसमें क्या लिखा है कि जो सॉलिड होना चाहिए वो 1 मोल होना चाहिए। हमें इस 1 मोल सॉलिड को कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए इसको लिक्विड में चेंज करने के लिए, वही होता है क्या, हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, हीट ऑफ फ्यूजन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक रिएक्शन। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, ऑलवेज एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्यों, क्योंकि हम 1 मोल सॉलिड ले रहे हैं, 1 मोल सॉलिड ले रहे हैं, इसको लिक्विड में बदल रहे हैं। जब इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तभी तो ये लिक्विड में बदलेगा। तो हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, ऑलवेज एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। मैंने अपने इसके पिछले वीडियो में एंडोथर्मिक एक्जोथर्मिक बहुत अच्छे से बताया है। अगर आपको एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक में कोई दिक्कत आ रही है तो वहाँ जाके देख लें। ठीक, तो आप लोग ये आज का लगभग थ्योरी बेस है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर बाद में रिवाइज कर लेंगे तो आपको सब याद रहेगा। चलिए आइए देखते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन। देखिए ये सब छोटे छोटे टर्म हैं, मुझे इस सब टर्म को बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी क्वेश्चन फंसे ना और एक एक बेसिक चीज़ें आती रहें। ठीक, ताकि ये ना हो सके कि ये वाला आ जाए, कुछ लड़के ये कहें कि सर ने तो ये बताया नहीं, इसलिए मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ। ठीक, हीट ऑफ, ये सब छोटे क्लास में लोग पढ़ते थे ना, तो
छोटी क्लासों से लेके बड़ी तक जितना थर्मोडायनेमिक्स में जितनी चीज़ें आती थी साइंस में 6, 7, 8, 9, 10 मैं सब बताऊंगा, ठीक। तो आपको कोई मतलब कि दिक्कत नहीं आएगी कि हमको पिछला वाला नहीं आ रहा है तो आगे क्या होगा, है ना। तो मैं एक एक छोटी छोटी चीज़ बता रहा हूँ, तो मैं आपसे यही आशा रखूँगा कि आप लोग भी इसको अच्छे से पढ़ें और अच्छे से क्वेश्चन लगाएं, ठीक। तो देखिए हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। आप लोग जानते होंगे कि किसी चीज़ को मतलब पानी को हम वेपर बनाने के लिए क्या करेंगे, उसमें हम हीट प्रोवाइड करेंगे तभी तो वेपर बनेगा, ठीक। तो हीट ऑफ वेपराइजेशन में हीट प्रोवाइड करेंगे लिक्विड में तभी वेपर बनेगा। तो क्या होगा, ये एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक होगा क्योंकि हम हीट को दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो ये देखते हैं मैंने क्या लिखा है, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू कन्वर्ट 1 मोल, क्या लिखा है 1 मोल। आपको ये हमेशा याद रखना है कि कितना लिक्विड हमको लेना है, कितना 1 मोल लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपराइजेशन। आपको कभी क्वेश्चन पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये नहीं पूछेगा। पूछेगा तो अगर आप मान लीजिए हीट ऑफ वेपराइजेशन ही पूछ लिया बोर्ड वालों का, तो ये देखना वो टीचर ये देखेगा 1 मोल लिक्विड, ठीक। 1 मोल लिक्विड आपने लिखा तो आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा क्योंकि इसमें 1 मोल लिक्विड ही इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। तो देखिए क्या लिखा है, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू कन्वर्ट 1 मोल लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ गए ना। इसके मतलब कि किसी 1 मोल लिक्विड को गैस में बदलने के लिए हमें जब उसका मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा तभी वो वेपर बनेगा, ठीक। तो यही लिखा है कि द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू कन्वर्ट 1 मोल लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो देखिए इसमें क्या लिखा हमने, ये जो ये H2O के आगे जो 1 लिखा है इसको क्या कहते हैं, स्टैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट। स्टैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट अगर H2O का मोल स्पेसिफिक मतलब कि दिया ना हो, यहाँ लिखा ना हो, तो हम स्टैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट को ही मोल मान लेते हैं, ठीक। देखिए स्टैचोमेट्रिक कॉफिशिएंट ये मोल कॉन्सेप्ट में आता है। तो आप लोगों ने अगर मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो ये क्या है, 1 मोल H2O को हमने गैस में चेंज कर दिया तो इसका डेल्टा H वेपर होगा, हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा। हीट ऑफ वेपराइजेशन इज ऑलवेज इंडोथर्मिक रिएक्शन, समझ गए ना। हीट ऑफ वेपराइजेशन इज ऑलवेज इंडोथर्मिक रिएक्शन, आपको कभी नहीं भूलना है। इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है, ठीक, वहां जाके देख लीजिएगा अगर नहीं आ रहा होगा तो। देखिए हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या होता है, हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या होता है, 1 मोल सॉलिड को हम डायरेक्ट गैस में बदलें, 1 मोल सॉलिड को हम डायरेक्ट गैस में बदलें तो क्या होगा, हीट ऑफ सब्लिमेशन होगा। हीट ऑफ सब्लिमेशन भी ऑलवेज एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा क्योंकि हम इसमें हीट प्रोवाइड करना होगा, ठीक, रिएक्शन में। तो देखिए क्या लिखा है, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू कन्वर्ट 1 मोल solid into gas at a certain temperature is called as वही हीट, सॉरी मैं दोबारा लिख दिया हूँ, सर्टेन टेम्परेचर इट कॉल्ड हीट ऑफ सब्लिमेशन। ये क्या कह रहा है, द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल सॉलिड इनटू इट्स गैसियस फॉर्म डायरेक्टली। तो ये क्या होता है, हीट ऑफ सब्लिमेशन क्या होता है, ऑलवेज इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है ना। डेल्टा H क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यही पूछेगा आपको कि डेल्टा H हीट ऑफ सब्लिमेशन में क्या होता है, पॉजिटिव होता है ऑलवेज, ठीक। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत छोटी चीज है, मैं आगे बताता हूँ। आइए अब हम देखते हैं क्या, हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, निगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। डेल्टा H कहीं भी निगेटिव आ जाए तो आप लोग क्या समझेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डेल्टा H कहीं पॉजिटिव आ जाए तो आप लोग क्या समझेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए हीट ऑफ हाइड्रेशन होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, हीट ऑफ हाइड्रेशन मतलब वाटर का जुड़ना। तो देखिए क्या होता है, इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट कंबाइन विथ रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रेटेड सॉल्ट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक। तो इसमें क्या कर रहा है, इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, इसमें क्या होता है, हीट रिलीज हो रही, जहां भी हीट रिलीज होगी वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है,
1 मोल ऑफ एनहाइड्रस साल्ट, ये क्या है, एनहाइड्रस साल्ट है, ये क्या है, एनहाइड्रस साल्ट, ये क्या है, एनहाइड्रस साल्ट है। इसमें हमने जितना इसको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए हमने जोड़ दिया, 5:2 मान लीजिए इसको CuSO4 को चाहिए हाइड्रेटेड होने के लिए, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड साल्ट। ठीक, देखिए एनहाइड्रस साल्ट में रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ वाटर हमने जोड़ा, ये क्या बन गया, हाइड्रेटेड साल्ट बन गया। इसको हम डेल्टा H हाइड्रेशन कह सकते हैं। ठीक, मतलब है, क्या कह सकते हैं, है। इसमें क्या है, देखिए एनहाइड्रस साल्ट क्या है, सॉलिड है। ठीक, एनहाइड्रस साल्ट क्या है, सॉलिड है, सॉलिड। और यहाँ पे हाइड्रेटेड साल्ट पानी मिलने के बाद भी ये क्या हो रहा है, सॉलिड है, लिक्विड नहीं हो जा रहा है, ये सॉलिड है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पानी यहाँ पे हम इसमें मिलाते हैं, मतलब वाटर इसमें हमको एनहाइड्रेट साल्ट में वाटर को कंबाइन करते हैं, तो ये हाइड्रेटेड साल्ट सॉलिड फॉर्म में हो रहा है। ठीक, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये एनहाइड्रेट साल्ट भी सॉलिड है और एनहाइड्रेट साल्ट भी सॉलिड है। कहीं भी आपको लिखने के लिए दिया जाए कि हीट ऑफ हाइड्रेशन CuSO4 या किसी भी कंपाउंड, किसी भी साल्ट का निकालिए, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों किस में होंगे, सॉलिड में होंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोग सॉल्ट तो बनाना ही जानते होंगे ना, सॉल्ट मैंने आपको नहीं बताया है। ये जब मैं आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि सॉल्ट को कैसे बनाया जाता है, सॉल्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अभी आप लोग इतना जान जाए कि एक कॉपर सल्फेट क्या है, सॉल्ट है। तो ये एनहाइड्रेट साल्ट ये वाला हो गया। चलिए अब देखिए मैग्नीशियम सल्फेट, ये क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट है। इसमें हमने 7H2O जोड़ा, 7H2O जोड़ा तो क्या बना, मैग्नीशियम सल्फेट हाइड्रेटेड साल्ट बन गया। ठीक, ये क्या है, एनहाइड्रस, ये क्या हो गया, हाइड्रेटेड। एनहाइड्रेशन मतलब आप लोग जानते हैं ना, एनहाइड्रेशन क्या होता है, जिसमें वाटर ना हो, वाटर रहे, निर्जल हिंदी में कहते हैं। तो ये क्या है, एनहाइड्रस है, और ये क्या है, हाइड्रेटेड साल्ट। ठीक, देखिए बस वही लिखा है हमने, मैग्नीशियम सल्फेट में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर जोड़ा, तो ये क्या बन गया, हाइड्रेटेड सॉल्ट बन गया। ठीक, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। ठीक, तो ये क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए, मैं दूसरा बताता हूँ। देखिए अब हम क्या पढ़ेंगे, हीट ऑफ सॉल्यूशन। हीट ऑफ सॉल्यूशन, इसको डेल्टा H सॉल्यूशन से भी डिनोट करते हैं। ये क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है, इंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। ठीक, हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, इंडोथर्मिक भी हो सकता है। आइए देखते हैं मैंने क्या लिखा है, इट इज अमाउंट ऑफ हीट चेंज। इसमें ना तो हीट रिलीज हो रही है, ना तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, हीट चेंज हो रहा है, किसी भी फॉर्म में चेंज हो सकता है, इंडोथर्मिक में भी, इंडोथर्मिक फॉर्म में भी, एक्सोथर्मिक फॉर्म में भी। ठीक, तो क्या लिखा है, इट इज अमाउंट ऑफ हीट चेंज, इट इज अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन वन मोल ऑफ द सब्सटेंस, या तो जो 1 मोल आप सब्सटेंस ले रहे हैं वह या तो एनहाइड्रस हो या तो हाइड्रेट हो, कोई बात नहीं, दोनों ले सकते हैं। 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस या तो एनहाइड्रस हो या हाइड्रेट हो, कंबाइन विथ एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट। किससे कंबाइन होता है, एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, सो दैट नो फर्दर हीट चेंज अकर ऑन एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सॉल्वेंट नोन एज हीट ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि अमाउंट ऑफ हीट चेंज होती है जब हम 1 मोल क्या लेते हैं, 1 मोल सब्सटेंस लेते हैं, और इसमें क्या सब्सटेंस क्या होगा, या तो एनहाइड्रस साल्ट होगा या हाइड्रेटेड साल्ट होगा। उसमें क्या करेंगे, एक्सेस सॉल्वेंट डालेंगे, फिर उसके बाद एक्सेस सॉल्वेंट डाल देंगे, तो उसके बाद और सॉल्वेंट डालेंगे, तो कोई उसके बाद फर्दर हीट चेंज नहीं होगी। तो इसमें यही लिखा है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बोर्ड में आ सकता है। ठीक, इसमें क्या लिखा है, सो दैट नो फर्दर हीट चेंज अकर ऑन एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सॉल्वेंट नोन एज हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए इसमें क्या है, पहला हमने लिखा है CuSO4, ये क्या है, एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस साल्ट है। इसमें 200 मोल H2O लिखे, मतलब कि इसका मतलब क्या है, 200 मोल मतलब एक्सेस, इसको हम एक्सेस H2O भी लिख सकते थे, एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा,
एक्सेस H2 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। इसमें हमने 200 मोल लिखा है तो आप लोग इसको क्या समझिएगा, एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा है। मतलब कॉपर सल्फेट में एक्सेस मतलब 200 H2O लेते हैं, 200 मोल H2O लेते हैं तो ये क्या बनता है, कॉपर सल्फेट। ये किस फॉर्म में जाता है, एक्वस फॉर्म में। अभी हमने हीट ऑफ हाइड्रेशन पढ़ा था, उसमें सॉलिड फॉर्म में जाता था, उसमें एक्सेस सॉल्वेंट नहीं होता था। लेकिन हीट ऑफ सॉल्यूशन में क्या है, एक्सेस सॉल्वेंट है जिसमें प्रोडक्ट किस में चला जाता है, एक्वस फॉर्म में चला जाता है, जिसको क्या कहते हैं, हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये देखिए कॉपर सल्फेट और कॉपर सल्फेट को ये देखिए एक्वस, इसकी जगह हम एक्वस भी लिख सकते हैं, एक्वस मीडियम में डालें। एक्वस जो कॉपर सल्फेट एक्वस कॉपर सल्फेट एक्वस फॉर्म में चला जाता है। ये भी डेल्टा एच सॉल्यूशन है, ये भी डेल्टा एच सॉल्यूशन है, ठीक। अब देखिए कॉपर से ये क्या है, हाइड्रेटेड साल्ट है। हाइड्रेटेड साल्ट को हम ये एनहाइड्रस या हाइड्रेटेड दोनों चल जाएगा, ये दोनों एनहाइड्रस ये हाइड्रेटेड है। तो कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड है, एक्वस में डालेंगे देखा कॉपर सल्फेट एक्वस बन जाएगा, ये भी हाइड्रेटेड साल्ट है। तो यही है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन में और हीट ऑफ सॉल्यूशन में आप लोग अच्छे से डिस्टिंग्विश करना समझ जाइएगा। यहाँ मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन में हीट ऑफ हाइड्रेशन दे देगा, हीट ऑफ सॉल्यूशन पूछ लेगा, तो आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन को हीट ऑफ सॉल्यूशन में चेंज करना आना चाहिए। जब ये चेंज करना कब आएगा, तब आएगा जब हीट ऑफ हाइड्रेशन को आप अच्छी तरीके से पढ़े रहेंगे, हीट ऑफ सॉल्यूशन को आप अच्छी तरीके से पढ़े रहेंगे, तभी कर पाएंगे, ठीक। इसीलिए मैं इन सबको अलग अलग बता रहा हूँ। अभी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। यही लिखा, हीट ऑफ सॉल्यूशन में भी इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है, हीट ऑफ सॉल्यूशन में भी इंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, ठीक है। आप लोग इसको नोट करिए, मैं आगे बताता हूँ। अभी मैंने आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन और हीट ऑफ सॉल्यूशन बताया है, मतलब पढ़ा चुका हूँ। तो इन दोनों हीट ऑफ हाइड्रेशन और हीट ऑफ सॉल्यूशन के बेसिस पे हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो देखिए आप लोग ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग इसको ट्राई करिए। मेरे बताने से पहले आप लोग ट्राई करिए, चाहे आपको आए या ना आए, लेकिन आप लोग ट्राई करेंगे जरूर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नीट में, जेईई मेंस में और बोर्ड में कहीं भी आ सकता है, ठीक। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए मैं क्वेश्चन करता हूँ, क्या लिखा है, इफ द हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ MgSO4 एंड MgSO4.7H2 इज -6। हीट ऑफ सॉल्यूशन MgSO4 का, मैग्नीशियम सल्फेट का और MgSO4.7H2O का -6 दे दिया है। -6 MgSO4 का -6 दिया है और MgSO4.7H2O को -y दिया है रिस्पेक्टिवली। देन कैलकुलेट द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ MgSO4। तो हीट ऑफ सॉल्यूशन दे के हीट ऑफ हाइड्रेशन पूछ लिया है, ठीक। तो आप लोग इसको ट्राई करिए, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक। पहले क्या दिया, हीट ऑफ सॉल्यूशन। हीट ऑफ सॉल्यूशन MgSO4 कैसे लिखेंगे, MgSO4 सॉलिड में है तो इसको हीट ऑफ सॉल्यूशन में करेंगे तो MgSO4 एक्वस, ये एक्वस में चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हीट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, -6। हीट ऑफ सॉल्यूशन का हमने यहाँ पे सॉल्वेंट एक्सेस में है, एक्वस में उसको लिखा नहीं, तो हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, ये -6 दिया है, ठीक। MgSO4 का मैंने हीट ऑफ सॉल्यूशन लिख लिया है। अब क्या दिया, हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ MgSO4.7H2O -y दिया है, ठीक। तो इसको हम बदल लेते हैं, MgSO4.7H2O ये सॉलिड में है, तो इसका हीट ऑफ सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, MgSO4 ये भी एक्वस में बदल जाएगा, इसका हीट ऑफ सॉल्यूशन -y दिया है, ठीक। समझ गए, मैंने जो हीट ऑफ सॉल्यूशन MgSO4 का -6 दिया, मैंने इसका रिएक्शन लिख लिया। हीट ऑफ सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है मैंने आपको बताया। हीट ऑफ सॉल्यूशन MgSO4 का रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, -y दिया तो मैंने वो दिखा दिया। अब हीट ऑफ हाइड्रेशन पूछा है ना, हीट ऑफ हाइड्रेशन पूछा है, ठीक। ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है, ठीक। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन किसका पूछा है, MgSO4 का। हीट ऑफ हाइड्रेशन MgSO4 का लिखिए कैसे लिखेंगे, MgSO4 हीट ऑफ हाइड्रेशन लिखना है ना, तो कैसे लिखा जाएगा, MgSO4 सॉलिड है +7H2O होता था, तो किस में जाता था, MgSO4.7H2O
ये क्या है, सॉलिड है। ये हीट ऑफ हाइड्रेशन MgSO4 का है, क्योंकि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट एनहाइड्रस सॉल्ट में, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर एनहाइड्रस सॉल्ट में डालेंगे तो क्या बनेगा, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन MgSO4.7H2। ठीक, तो मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, तभी ये रिएक्शन आ सकती है। ठीक, मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, तभी ये रिएक्शन आएगी। ठीक, तो चलिए मैं जोड़ता हूँ। तो आप लोग इसको समझ गए, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ। दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ के मैं इसको रिवर्स करूँगा। ठीक, इन दोनों को जोड़ के जब मैं रिवर्स करूंगा तभी MgSO4.7H2 इधर जाएगा और ये इधर रहेगा, तभी हीट ऑफ हाइड्रेशन MgSO4 का हम लिख पाएंगे। ठीक, तो देखिए मैं जोड़ता हूं पहले। क्या है, MgSO4 सॉलिड है, ये किस में जाएगा, MgSO4 में जाएगा। इसका कितना दिया है, -x। ठीक, अब इसको जोड़ने के लिए इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करिए, MgSO4 एक्वस, इसमें क्या, MgSO4.7H2O सॉलिड में जाएगा। ये किसमें, इसको रिवर्स किए ना, तो ये क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा। ठीक, तो इसको जोड़िए, तो क्या इसको जोड़ने में क्या हो रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है। ठीक, ये दोनों कट गए, इधर इधर सेम हो तो कट जाएगा। ठीक, तो क्या मिला, MgSO4 सॉलिड MgSO4.7H2O y-x, ये हमारा आंसर आ गया। और ये देखिए, ये आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन MgSO4 का दिख रहा होगा। ठीक, हीट ऑफ हाइड्रेशन MgSO4 का दिख रहा है, तो आपका आंसर भी आ गया। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही है लगभग, इसलिए आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन और हीट ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए। ठीक, पता होना चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चन को, ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। नहीं तो इसको आप लोग देखेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग कभी ऐसे क्वेश्चन पढ़े नहीं होते हैं। ठीक, कि हीट ऑफ हाइड्रेशन हीट ऑफ सॉल्यूशन में क्या अंतर होता है, इसमें क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे, मैंने यहाँ पे बता दिया है। आप लोग अब इसको देखते ही कर लेंगे, अगर आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे तो। ठीक, आप लोग इसको नोट करिए, मैं आगे बताता हूँ। आइए हम एक लॉ पढ़ते हैं, ये हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ठीक, हेस का नियम, हेस लॉ। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द हीट चेंज इन अ कंप्लीट केमिकल रिएक्शन ऑलवेज रिमेन सेम वेदर रिएक्शन कंप्लीट इन वन स्टेप और मोर। तो इसमें क्या लिखा है, हीट चेंज, एक केमिकल रिएक्शन में हीट चेंज सेम रहेगी, या तो वो केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो रहा है या मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक, कौन सा एग्जांपल दूँ, चलिए ABCD वाला देता हूँ। ए से बी गया, कोई एक ए से बी की कोई रिएक्शन गया, ए रिएक्टेंट बी प्रोडक्ट, ये इसका डेल्टा H हुआ। मान लीजिए ये ए से पहले सी में जाता है, फिर बी में जाता है। ठीक, ACD, इसका क्या हुआ, डेल्टा H1 हुआ, ए से इसका क्या हुआ, डेल्टा H2। मान लीजिए ए पहले किस में जाता है, ई में जाता है, फिर ई से डी, ई से फिर किस में जाता है, डी में जाता है, डी से बी में जाता है। इसका क्या हुआ, H1 H2 डेल्टा H3 डेल्टा H4 डेल्टा H5। देखिए ये जो रिएक्शन हो रही है ना, ए से बी जा रहा है, ए से बी जो रिएक्शन हो रही है, इसमें इसका हीट चेंज कितना, डेल्टा H है। यही जो एक स्टेप में रिएक्शन हुई है, ये रिएक्शन पहले ए से सी फिर सी से बी में जाती है, 2 स्टेप में हो गई। तो ए से सी का कितना, डेल्टा H1 हीट चेंज, इसका हीट चेंज कितना, डेल्टा H2। फिर यही रिएक्शन क्या होती है, ए से बी वाली, ये जाती पहले ए से ई में, डेल्टा H3, ई से डी में, डेल्टा H4, डी से बी में, डेल्टा H5। तो इसमें क्या कह रहा है, हीट चेंज रिमेन सेम रहेगा, चाहे रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो या मल्टी स्टेप में कंप्लीट हो। ठीक, तो मैं बताता हूँ,
डेल्टा एच, पहला कंडीशन क्या है, डेल्टा एच सेम होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। क्यों? क्योंकि यही रिएक्शन ए से बी यहाँ भी जा रहा है, ए से बी यहाँ भी जा रहा है, ठीक। दूसरा क्या लिया है, डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5। क्योंकि ए से बी रिएक्शन ये सिंगल स्टेप, यही रिएक्शन मल्टी स्टेप में हो जा रही है, तो हीट चेंज हो डेल्टा H3 डेल्टा H4 डेल्टा H5 डेल्टा H के बराबर होगा, ठीक। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप यही लिख सकते हैं ना, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 इक्वल टू डेल्टा H3 डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा H इसके बराबर, इन दोनों प्लस के बराबर होगा, ये डेल्टा H1 डेल्टा H2 जो है इन दोनों इन तीनों के बराबर होगा। तो यही कह रहा है हेसला, यही कह रहा है, सिंपल सा नियम है इसका कि अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है, जो इसका हीट चेंज होगा वो बराबर होगा, चाहे वो रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो, चाहे ए से सी से बी में जाए या ए से ई से डी से बी में जाए, ठीक। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा कि यही है। एक और बताता हूँ, C प्लस O2 किस में जा रहा है, CO2, ये पहले CO में गया फिर इसमें गया, ये डेल्टा H है, ये डेल्टा H2 है, ये क्या है डेल्टा H3। तो आप क्या लिखेंगे, डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा H इक्वल टू जाएगा डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, ठीक। क्यों? क्योंकि चाहे ये रिएक्शन सिंगल स्टेप में CO2 तक ही जा रही है, चाहे मल्टी स्टेप में जाए लेकिन CO2 तक ही जा रही है, इसका जो हीट चेंज सिंगल स्टेप में होगा वही हीट चेंज मल्टी स्टेप में बराबर होगा, ठीक। तो ये हेस कहते हैं, हेस का नियम। तो हेस के नियम पे कई सारे क्वेश्चंस आएंगे, आपको करना होगा, तो आप ऐसे ही करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक। तो इसको आप लोग नोट करिए। अब आज का हम लास्ट टॉपिक बताते हैं, ठीक। आइए आज का इस चैप्टर का आज का मतलब सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी या और ये हीट ऑफ एटमाइजेशन। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके मतलब कि एग्ज़ाम में, कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी में क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन मोल ऑफ द गैसियस बॉन्ड इनटू गैसियस एटम। देखिए 1 मोल गैसियस बॉन्ड क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। CH4 क्या मीथेन होता है ना, तो हम इसको ऐसे बनाते हैं, 1 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, CH4 बन गया, ठीक। CH4 बन गया। अब यहाँ पे इसको तोड़ने में कितनी एनर्जी लग रही है, X1 इसको, X2 इसको, X3 इसको, X4। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, एवरेज एनर्जी। क्या होता है, एवरेज एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा, एवरेज एनर्जी कैसे निकालते हैं, X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस X4 अपॉन 4। तो ये क्या है, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है कि 1 मोल ऑफ गैसियस बॉन्ड इनटू गैसियस एटम, 1 मोल ऑफ गैसियस बॉन्ड इनटू गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होगी, जो एवरेज एनर्जी रिक्वायर होगी, इसको क्या कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, ठीक। बॉन्ड एनर्जी में क्या देखिए, बॉन्ड एनर्जी अगर आपको ये ऐसे दिया इक्वल टू, कैसे लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बॉन्ड एनर्जी O सिंगल बॉन्ड O, ऐसे लिख सकते हैं ना, बॉन्ड एनर्जी O डबल बॉन्ड O इक्वल 2 बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड हट गया है तो मतलब डबल बॉन्ड हट के सिंगल बॉन्ड हो गया, तो हम यहाँ 2 लगा दिए। ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक। आप ऐसे ही लिख सकते हैं, केवल इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक। अब क्या है देखिए, बॉन्ड एनर्जी, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। बॉन्ड एनर्जी किसका दिया है, C डबल बॉन्ड C, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 बॉन्ड एनर्जी C सिंगल बॉन्ड C, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक।
ऐसे नहीं लिख सकते हैं, समझ गए ना। अब हम एक अमोनिया का रिएक्शन लिखते हैं। अमोनिया का क्या, N2 गैस प्लस 3H2 गैस 2NH3 गैस, ठीक। ये क्या है, अमोनिया का रिएक्शन है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका हमको बॉन्ड एनर्जी निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, पहले इसमें देखेंगे कि इसमें कितने कितने बॉन्ड बने हैं, ठीक। तो देखिए N और N के बीच 3 बॉन्ड होता है, प्लस ये देखिए HH3, फिर क्या है 2N 1 2 3। आप ऐसे इसको रिएक्शन लिखा है, रिएक्शन का अगर बॉन्ड एनर्जी पूछ ले तो आप पहले इसको क्या करेंगे, जानते रहिएगा कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 3। तो देखिए हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाए है ना। तो हीट बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, डेल्टा RH कैसे निकालेंगे, डेल्टा RH कैसे निकालेंगे, बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट। पहले बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी प्रोडक्ट ये करेंगे। जैसे हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ कंबस्टन पढ़ा था, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या होता था, डेल्टा H प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H रिएक्टेंट। बाकी हीट ऑफ कंबस्टन क्या होता था, डेल्टा H रिएक्टेंट माइनस डेल्टा H प्रोडक्ट। तो हीट ऑफ मतलब कि बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो आप लोग इसको ऐसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अभी कराऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे हीट ऑफ एटमाइजेशन। हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इनटू गैसियस एटम। 1 मोल सब्सटेंस हम गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसको क्या कहते हैं, हीट ऑफ एटमाइजेशन, ठीक। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन अगर हमको CH4 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 4 बॉन्ड एनर्जी C और H बॉन्ड का। हीट ऑफ एटमाइजेशन ऐसे, हीट ऑफ एटमाइजेशन और बॉन्ड एनर्जी में यही रिलेशन होता है, ठीक। अगर हमको हीट ऑफ एटमाइजेशन C2H6 का निकालना हो, हीट ऑफ एटमाइजेशन C2 और H6 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पहले C2H6 स्ट्रक्चर बना लीजिए, 1 2 3 4 5। जिसको स्ट्रक्चर न बनाना आता हो, मैंने बहुत पहले हाइड्रोकार्बन पढ़ाया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा तो आपको स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा, ठीक। हमने ये स्ट्रक्चर बनाया, तो हम हीट ऑफ एटमाइजेशन इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या पहले करेंगे, 4 बॉन्ड एनर्जी किसका, 1 2 3 4 5 6 6 बॉन्ड एनर्जी CH का प्लस 1 बॉन्ड एनर्जी C सिंगल बॉन्ड C का, ठीक। ऐसे आप लोग निकालेंगे तो आपका सही रहेगा। तो इसमें इसका क्या होता है, डेल्टा RH क्या होगा, हीट ऑफ एटमाइजेशन रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ एटमाइजेशन प्रोडक्ट। ऐसे इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक। हीट ऑफ एटमाइजेशन रिएक्टेंट माइनस हीट एटम, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। इसका फार्मूला, ये फार्मूला है बॉन्ड एनर्जी का, हीट ऑफ एटमाइजेशन का ये फार्मूला है। तो आप लोग ऐसे याद रखेंगे और तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है। इसको आप लोग नोट करिए, मैं एक आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी हमने क्या पढ़ा, हीट ऑफ एटमाइजेशन और बॉन्ड एनर्जी। तो हम उसको समझने के बाद एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका पूरा जो कन्फ्यूजन होगा वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन लिखा है, मैंने पढ़ा मैंने आपको बता चुका है, मतलब बता चुका हूँ, ठीक। मैंने आपको बता चुका हूँ, तो इसको आप ट्राई करिए एक बार, मेरा यही कहने का मतलब है, इसको आप अपने से लगाइए, ठीक। कि मैंने मेरे पढ़ाने के बाद आपने कितना समझा इसको, मैं तो इसको बताऊंगा ही, पहले आप लोग इसको ट्राई करिए, ठीक। तो ये देखिए इसमें क्या लिखा है, इफ हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ NH3 x दिया है, हीट ऑफ एटमाइजेशन NH3 का कितना दिया है, x दिया है, हीट ऑफ एटमाइजेशन N2H4 का y दिया है, देन फाइंड बॉन्ड एनर्जी।
हीट ऑफ एटमाइजेशन देके बॉन्ड एनर्जी पूछ लिया है, ठीक। तो आप लोग इसको ट्राई करिए। देखिए मैं जो दिया है वही करूँगा। हीट ऑफ एटमाइजेशन NH3 कितना दिया है, हीट ऑफ एटमाइजेशन NH3 का कितना दिया, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 बॉन्ड एनर्जी NH, ठीक। ये कितना बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड है ना। NH3 कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड। तो हम इसको 3 पहले लिख चुके हैं ना, हम क्या लिखेंगे NH, ठीक। 3 बॉन्ड एनर्जी NH3 में NH बॉन्ड कितना है, 3 है, 3। तो यह भी 3 बॉन्ड एनर्जी NH लिख दिया। इसका कितना हीट ऑफ एटमाइजेशन X है, तो 3 बॉन्ड एनर्जी NH, ठीक। अगर हमको बॉन्ड एनर्जी NH चाहिए तो हम क्या करेंगे, बॉन्ड एनर्जी NH का चाहिए तो हम x/3 कर देंगे। ये आ गया पहला स्टेप, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हीट ऑफ एटमाइजेशन N2H4 दिया है, तो हीट ऑफ एटमाइजेशन N2H4 दिया है, ठीक। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखिए ना, स्ट्रक्चर बनाइए इसका N2 का, 1 2 3 4। देखिए हीट ऑफ एटमाइजेशन ये लिख दिए। क्या लिखा इसमें, 4 बॉन्ड एनर्जी NH प्लस बॉन्ड एनर्जी NN बॉन्ड एक ही है ना, तो बॉन्ड एनर्जी NN। तो इसका कितना दिया है, हीट ऑफ एटमाइजेशन Y दिया है। ये 4 बॉन्ड एनर्जी NH का कितना निकाले हमने, x/3 प्लस बॉन्ड एनर्जी NN। बॉन्ड एनर्जी NN पूछा है ना, तो ये इसको हमको यही निकालना है, बहुत सिंपल है। बॉन्ड एनर्जी NN क्या करोगे, y माइनस 4x/3, ठीक। ये आ गया आपका आंसर। तो देखिए हमारा थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर यहीं पे एंड होता है। तो आप लोग ये सब पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे, किसी भी किताब से क्वेश्चन लगाएंगे, कंपटीशन बोर्ड NCERT, आपका एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। मैं इतना कहता हूँ कि मैंने जितना कवर किया है NCERT, कंपटीशन बोर्ड, सभी को कवर किया है, ठीक। तो आप लोग कोई भी बोर्ड वाले हैं तो बोर्ड वाले अपने क्वेश्चन लगाएं, कंपटीशन वाले हैं तो कंपटीशन वाले अपने अलग क्वेश्चन लगाएं, ऑप्शन वाले, मतलब कि आप लोग क्वेश्चन खूब बहुत सारा लगाइए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है, ठीक। अगर कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आपको अलग से ये बताऊंगा कि आप मुझे बताएंगे कि आपका कौन सा क्वेश्चन फंस रहा है, तो मैं एक अलग से उसका वीडियो बनाऊंगा जिसमें उस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे जो आपको दिक्कत कर रहे हैं, ठीक। तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए और अच्छे से स्वस्थ रहिए, ठीक। तो थैंक यू।